एप्स था, जैसे चंदा मामा में फोटो आती थी, तो उसको मैं वॉर के हिसाब से पढ़ता गया और मैंने पूरी महाभारत पढ़ डाली सिर्फ गीता को छोड़कर। गीता मुझे समझ में नहीं आई। महाभारत में मैं अर्जुन या कर्ण का रोल करना चाहता था और मैं समझता हूं कि मैंने आज तक किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर को, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, सुभाष घई जी को भी नहीं कहा मैंने आज तक, न कि डड्डू सिप्पी को कहा, न अनिल शर्मा को कहा मैंने कि आई वुड लव टू वर्क विद यू। मैंने आज तक हाथ नहीं फैला। लेकिन ये महाभारत एक ऐसा सब्जेक्ट था, जब मुझे ऑफर हुआ, जब मुझे रोल मेरे लायक नहीं मिल रहा था, तो मैंने जाके चोपड़ा साहब से वो बात कही जो शायद मैंने किसी से नहीं कही। मैंने कहा, पापा जी, I would love to be the part of Mahabharata. He said, नहीं मुकेश, I liked your audition so much. I would like to give you one of the best roles in Mahabharata. Anyway, मुझे अर्जुन बनना था या तो कर्ण बनना था, मेरी फर्स्ट चॉइस थी। मुझे दुर्योधन का रोल ऑफर हुआ, जो मैंने मना कर दिया। बाद में जाकर मुझे द्रोणाचार्य का रोल ऑफर हुआ, जो मैंने हाँ कर दिया। मेरे भाई साहब भी हैरान हो गए कि तुमने दुर्योधन को रोल छोड़ दिया, जो 1 man against 5 पांडव था, 1 man against कृष्ण था, और तुम एक गुरु का रोल एक्सेप्ट कर रहे हो। मैंने कहा, उस वक्त मैं 15 फिल्मों का हीरो था, ये आपको मैं बता दूं। आई वॉज नॉट अ स्ट्रगलर दैट टाइम। तो मैंने कहा, नहीं भाई साहब, महाभारत का हर रोल जो है योद्धा का रोल है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू डिपिक्ट इट। और मुझे पता है कि मैं कर लूंगा। खैर, मेरी किस्मत में शायद आयुष्मान भव कहना लिखा होगा। कुछ ऐसी बातें घटी कि मैं अल्टीमेटली भीष्म पितामह बन गया। मुझे याद है कि मैं एक बार बेंगलोर में होटल की लिफ्ट में था। विनोद खन्ना जी मेरे साथ थे। उनके मुंह से निकला, मुकेश, यू गॉट द क्रीम ऑफ महाभारत। मैंने कहा, विनोद जी, बहुत ही बढ़िया रोल लिखा हुआ है। पूरा महाभारत डॉक्टर राही साहब, राही मासूम रजा साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने, मैं समझता हूँ, भीष्म पितामह के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी महाभारत लिखी थी। भीष्म प्रतिज्ञा से महाभारत शुरू होती है और बाणों की शैया पर खत्म होती है। 5 जनरेशन तक पितामह भीष्म विटनेस करते हैं। शांतनु अपने पिता से लेकर अभिमन्यु तक वो पूरे दर्शित करते रहे। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि महाभारत के 2 पिलर तो बन गए थे भीष्म पितामह, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से कहूं, एज एन एक्टर कहूं, तो दो सीक्वेंसेस महाभारत के ऐसे थे जिसने मुझे मुकेश खन्ना से भीष्म पितामह बना दिया। लाखों करोड़ों लोगों ने, यहां तक किसी ने मुझे कहा था, सर आपको तो भारत रत्न दे देना चाहिए। मैंने कहा, क्यों भाई? बोला, आपने हमारे देश की परंपरा बढ़ाई, इतना मान सम्मान मिला है कि मैं 7वें आसमान पर रहूं, पर मैं जमीन पर रहता हूं, क्योंकि ये मेरी तारीफ नहीं, डॉक्टर राही साहब की तारीफ है, जिन्होंने ब्यूटीफुल डायलॉग्स लिखे। चोपड़ा साहब की तारीफ है, और परफॉर्मेंस सबने अच्छे किए थे। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, जो कहने जा रहा था कि एक बाणों की शैया एक तरफ और भीष्म प्रतिज्ञा एक तरफ। भीष्म प्रतिज्ञा लेकर देवव्रत भीष्म बन जाता है, और जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है, जिसे कोई भी नहीं मार सकता। अर्जुन को भी पता है, कृष्ण को भी पता है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होता है, पहले सेनापति पांडवों के पितामह बनते हैं, पहले सेनापति कौरवों के भीष्म पितामह बनते हैं। 18 दिन युद्ध चला, 10वें दिन भीष्म पितामह गिरे, बाणों की शैया पर गिरे। वो इतना असंभव सा काम था कि कृष्ण को अर्जुन और पांडवों को समझाना पड़ा। वो कहते हैं, हम कैसे युद्ध जीत सकते हैं, जब तक पितामह है उनको तो कोई मार नहीं सकता। तो कृष्ण ने कहा था कि जाके तुम पितामह से ही पूछो कि उनको कैसे मार सकते हैं। सो वो एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस था। मैं बात कर रहा हूँ बाणों की शैया की। मैंने पिछले अपनी वीडियो में आपको मैंने भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में काफी डिटेल बताया था। आज मैं आपको बाणों की शैया के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग जानकारी जो मेरे यादों से जुड़ी हुई है, मेरी मेमोरी में है। उसमें सबसे बड़ी बात एक जो मैं बता दूं कि बाणों की वो शैया जिस पर मैं समझता हूँ, इवन आफ्टर जब मैं गिरता हूँ, उसके बाद कई एपिसोड्स तक, एंड तक, क्योंकि भीष्म पितामह के एंड पर महाभारत खत्म होती है, जब प्राण त्यागते हैं, मैं उस शैया पर लेटा था। और वो शैया इतनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, कभी कभी मैं उस पर 3 घंटे बैठ के लेटा करता था। तो मैंने चोपड़ा साहब से जाकर कहा, पापा जी, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, पापा जी, ये बाणों की शैया जो है सर, वो आपको तो कुछ काम नहीं आएगी, वो मैं ले सकता हूँ?
मेरे लिए तो वो नॉस्टैल्जिक मेमोरी। बोला हाँ ले ले तेरी तो है। और वो बाणों की शैया मैंने वहां से उठवा ली। 27 सालों तक मैंने उस बाणों की शैया को संभाल कर रखा, पहले फैक्ट्री में, और आज अपनी ऑफिस में मैं इसे संभाल कर रख के बैठा हूं। ये वही बाणों की शैया है, ओरिजिनल बाणों की शैया, जिस पर मैं शूटिंग के दौरान लेटा करता था। और वो सारे सीक्वेंसेस जब मैं गिरा और उसके बाद सब मुझे मिलने आते थे, हर नाइट के सीक्वेंसेस, वो सब इस बाणों के शैया पर लेट के हुआ। सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात मैं जो आपको बता दूं कि इस पर जब मैं लेटता था कभी कभी, क्योंकि इसमें उठने का मतलब होता है सारे बाण निकालो अपने, 3 आदमी आपको ऐसे उठाते थे एंड यू स्टैंड देयर। एंड तो मैं जब भी अगर इमरजेंसी जब तक नहीं हो तब तक मैं नहीं उठता था। कभी कभी मैं 3-3 घंटे लेटा रहता था और ऊपर तारे देखता रहता था। रात के टाइम पे तारे, कभी कभी मुझे कोई पक्षी दिख जाता था पता नहीं अचानक। और जो रवि चोपड़ा ने मुझे कमेंट किया था, मुकेश हाउ कैन यू लाई डाउन, और ये बेड भी ऐसा है, मेरी बॉडी के साइज का बेड है, इसका कोई सिरहाना नहीं। आपको याद होगा सीक्वेंस में जब वो पितामह कहते हैं कि मेरे सिर को सहारा दो, तो सब भाग भाग के आते हैं। दुर्योधन फटाफट सिल्क वाले अच्छे तकिए लेकर आता है, तो बोलता है ये सब नहीं चाहिए, हटाओ इसको, सब तो हटाओ, अर्जुन को बुलाओ, उसको पता है मुझे क्या चाहिए। और अर्जुन आता है और वो कहता है कि मुझे मेरे सर को सहारा दो पुत्र। और अर्जुन जो सबसे बड़ा धनुर्धर था, उसे पता था कि क्या चाहते हैं, और अपने तीर से वो 2 तीर मारता है जमीन पे उनके सिर के पीछे, और 2 तीर ऐसे लग जाते हैं ऐसे करके, और मेरा सिर, मतलब पितामह का सिर, उस पर रेस्ट करता है। ये तीर यहाँ पीछे भी लगे पड़े हैं, जिसके ऊपर मैं लेटा करता था। नॉट अ कंफर्टेबल बेड, आई मस्ट से दैट। कोई आनंददायक आरामदायक बेड नहीं था ये। आप भी अगर सो के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या था उसमें। और ये मेरी गर्दन में, मेरे बहुत टाइम शूट करके मेरे यहाँ पर निशान भी पड़ गया था, जो भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो गया, क्योंकि मैं समझता हूँ 10-15 एपिसोड या 20 एपिसोड तक ये चला। मैं इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर आप कैसे लेटा करते थे, कैसे आप बाणों की शैया पर लेटते थे, क्योंकि उसमें दृश्य में ये आता है कि तीर यहाँ से गया और नीचे से निकल गया, हर तीर यहाँ से गया नीचे से निकल गया। तो मुझे बताना पड़ता था। मैंने कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग वे से हम लोगों ने, उस वक्त स्पेशल इफेक्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे, ये हम लोगों ने पूरा मैकेनिकल बनाया है, सोच के बनाया है। आर्ट डायरेक्टर ने सोच के बनाया है, रवि चोपड़ा जी ने सोच के बनाया है, सबने मिलकर सोच के बनाया है। हमने क्या किया था कि ये जो बाण लगते थे भीष्म पितामह, वो बाण के लगने के लिए मैं अपनी ड्रेस के नीचे लोहे के बने हुए ऐसे फ्रेम पहनता था। यहाँ पर एक, जिसमें 8-10 तीर के वो ग्रूव्स निकले रहते थे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और मेरी छाती के ऊपर, मेरे हाथों पे, मेरे यहाँ पर वो लोहे के बने एक लगा के रखते थे, जिसके ऊपर ग्रूव्स निकले रहते थे। और वो ग्रूव्स मेरे, जब तीर का जो हिस्सा होता था, आधा तीर का हिस्सा इसके ऊपर स्क्रू कर दिया जाता था, उसी का आगे का हिस्सा जो लाल रंग का होता था, जैसे आप देख रहे हैं सब लाल रंग के तीर हैं, वो मेरे पीछे ग्रूव कर दिया जाता था। जब मुझे तीर लगते थे तो उस वक्त तो तीर हमको, वो भी मैं बताऊंगा, पूरा दिन लगा था उस सीक्वेंस को शूट करने। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाणों की शैया पर मैं कैसे लेटता था। तो जब ये सारे तीर लगा दिए जाते थे मेरे को, उसके बाद में मैं जाके बाणों की शैया जो बनी पड़ी थी मेरी बॉडी के साइज की ड्रेस की, उसके नीचे ऑलरेडी आधे बाणों के हिस्से ऑलरेडी उसमें लगे पड़े रहते थे, जिसको जमीन में गाड़ दिया जाता था, जो जगह बनी पड़ी थी। तो वो जब जमीन पे गाड़ता था, तो जब मैं अपने बाणों को लगाकर उस पे लेटता था, तो ऐसे लगता था कि तीर ऊपर से आया और नीचे से निकल गया। इतना ब्यूटीफुल ये बना पड़ा था। ये वही बाणों की शैया है जिस पर मैं लेटा करता था, और यही बाणों को मैंने कांच के अंदर पूरा लगाकर उसको फोटोग्राफ्स के साथ मैंने पूरा डिस्क्राइब किया कि किस तरह पितामह को तीर लगे अर्जुन के, और किस तरह से वो धीरे धीरे गिरे और कैसे लोग उन्हें मिलने आते थे। तो ये तो था कि बाणों की शैया पर कैसे मैं लेटता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सबसे डिफिकल्ट चीज थी, ये तो आरामदायक चीज थी कि रोज शूटिंग में मुझे 1.5 घंटा लगता था, 1.5 से 3 घंटे लगता था तैयार होने में। और वो सीक्वेंस मेरा हमेशा रात को होता था, 11 बजे के बाद। ये शूटिंग हमेशा रात की सीक्वेंस थी, तो 11 बजे के बाद शूटिंग शुरू होती थी, 3 बजे तक 4 बजे तक शूटिंग होती थी। मैं आपको ये बता दूं कि जब ये सीक्वेंस शुरुआत जब हुई थी, सबसे डिफिकल्ट शूटिंग थी मैं समझता हूँ महाभारत।
और भी कई सीक्वेंसेस होंगे, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि ये बताना था कि अर्जुन तीर मारता है और भीष्म पितामह के इर्द गिर्द हो जाता है। एक तीर से शुरुआत होती है और कम से कम असंख्य तीर, हो सकता है 100, 150, मुझे पता नहीं, हमने इसको क्रिएट किया। और वो सीक्वेंस शूट करने में फिर से वो स्पेशल इफेक्ट्स नहीं था, मैकेनिकल करना पड़ता था। फाइट मास्टर ने सोचा, दिमाग लगाया, और वो जब मैं लड़ाई करता था तो जैसे कि मैंने कहा कि कृष्ण ने कहा था कि पूछ कर आओ पितामह को कि आप कैसे मरोगे, तो पितामह इशारों में बताते हैं कि अगर नारी मेरे सामने आ जाए, अगर कोई नारी मेरे सामने आ जाए तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इस क्यू पर श्री कृष्ण ने कोई समझा नहीं, समझने का ऐसे कैसे हो सकता है, कौन नारी आ सकती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो फिर कृष्ण या कोई सजेस्ट करता है कि जो वो शिखंडी है, जो धृष्टद्युम्न का भाई था, वो पिछले जन्म में औरत थी, तो वही अंबा थी जिसको पितामह काशी नरेश के दरबार से उठा कर लाए थे, अंबा, अंबिके और अंबालिके। उस अम्मा ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भीष्म से बदला लूंगी, और वो जन्म लेकर, बहुत बड़ी कहानी है उसके रिवेंज की, और वो साफ कहती है कि घायल शेरनी और घायल नारी पे कभी भी उसके साथ में कभी भी दुश्मनी मत लेना। और वो जाके